नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में अजीबो-गरीब मुद्दों पर सुनवाई चल रही है। एक ऐसे ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले रहा है जिस पर उन्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे बड़े बड़े वकीलों को सुरक्षित रखने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ये जानते हैं कि जिन वकीलों को हम सुरक्षित रख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों से, वही वकील ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल नेता हो या बिजनेसमैन हो या दूसरे कोई पदाधिकारी हो, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए पैतरे पर पैतरे चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर लोअर जुडिशियरी, हर जगह पर इस भ्रष्टाचार को किसी तरीके से बनाए रखने की कवायद में शामिल होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज उन्हीं वकीलों के साथ क्या सहानुभूति हो गई है, कैसी सेटिंग हो गई है, क्या तरीके डेवलप हो गए हैं कि उन्हीं को सुरक्षित बचाने के लिए, ईडी के चंगुल में जाने से बचाने के लिए, सीबीआई के उनके घरों पर छापे न पड़े, वो उन्हें गिरफ्तार न करे, इसके लिए सुओ मोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया। और किस बात के लिए कि दो बड़े वकील को कैसे ईडी ने समन जारी कर दिया, भ्रष्टाचार का मामला, और उस भ्रष्टाचार के मामले में ये दोनों वकील बीच बचाव करने की स्थिति में थे। और ये वकील, एडवोकेट और लॉयर, ये दोनों के बीच के अंतर को भी स्पष्ट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तलब कर लिया कि इन एडवोकेट को आपने समन कैसे जारी कर दिया। 3 जजों की बेंच बैठी सुओ मोटो पिटीशन में, ये स्वतः संज्ञान लेकर 3 जजों की बेंच बैठी, और जिसमें एक जज सीजेआई बीआर गवई हैं, दूसरे जस्टिस विनोद चंद्रन और तीसरे जस्टिस अंजारिया हैं। ये सीजेआई बीआर गवई जब से इनको लगने लगा है कि अब रिटायरमेंट का समय आ गया, तो ये पुराने फैसले को तो कंक्लूड करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो उन मुद्दों में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे जिसमें इनकी छिछालेदर हो चुकी है, बल्कि कुछ टिप्पणियां करके अपने आप को उस गुट में शामिल करने की कोशिश भले ही किए कि देखो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो मानवाधिकार के नाम पर, जो सेकुलरिज्म के नाम पर, या फिर जो अलग अलग तरकीबों के आधार पर ये कोशिश करते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं लेकिन देशद्रोही व्यवहार करते हैं। उस गुट में शामिल होने के लिए रिटायर्ड जज भी तड़ातोड़ एक्शन, तरीके डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी के कारण पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की फजीहत हुई, रिटायरमेंट के बाद ये अलग अलग जगहों पर बार बार जाकर अपील करते रहे, कहते रहे नहीं नहीं हमने तो अपने निष्पक्ष फैसले दिए हैं। चाहे उन्होंने फैसले ऐसे ऐसे दिए हैं, ऐसी ऐसी जमानत दी है जिसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है कि 9 बजे रात को भी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच के बाद 3 जज के बेंच बनाए गए। ये 3 जज के बेंच केवल जमानत के लिए कि एक दिन भी कोई जेल में न रह पाएगा, और वो भी उस महिला के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्हें चीफ मिनिस्टर से हटाने की बड़ी साजिश की थी। उस महिला के लिए जिसने गुजरात दंगे में देश को बदनाम करने की कोशिश की थी। ये सारे रिकॉर्ड में है कि कैसे 2 जजों की बेंच ने जमानत देने में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी तो 3 जज के बेंच बनाए गए। और ऐसी स्थितियां पैदा अब भी हो रही है। ये सीजेआई गवई से पहले सीजेआई बने संजीव खन्ना, और उन्होंने भी ऐसे ही फैसले दिए, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर हो, उन्होंने इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने जब अपना हार्ड रुख दिखाया एफिडेविट में तो वो कंफ्यूज हो गए और आगे टाल दिया। सीजेआई बीआर गवई इन्होंने भी कोशिश की, और इसलिए इन लोगों ने मिलजुल कर एसआईआर की प्रक्रिया में कोई मीन मेक निकालने की कोशिश की। हालांकि अंत में आधार कार्ड के ऊपर कंफ्यूजन के बावजूद इन्होंने चुनाव आयोग को कहा, जबकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं, यह आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्डों की संख्या आपको दिखा देंगे, इसके आधार पर
ये वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बन जाए तो बन जाए, घुसपैठी यहां आ जाए तो आ जाए, लेकिन हम अपने रुख पर कायम रहेंगे। पूरी दुनिया को बताना है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के, डेमोक्रेसी के सुपरमेसी, सुपर पावर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया है। और अब फिर से वही मामला चल रहा है कि ईडी ने 2 बड़े एडवोकेट को समन किया। समन इस आधार पर नहीं किया कि वो करप्शन में शामिल है कि नहीं, समन इस आधार पर किया कि आपके जो क्लाइंट हैं वो करप्शन में शामिल हैं, उन्होंने फंड डाइवर्ट किया है, और फंड डाइवर्जन में आपने जो सलाह दी है, आपके जो कुछ नोट पकड़ाए हैं, सजेशन पकड़ाए हैं, उसमें दिखता है कि आप उस करप्शन में कहीं न कहीं शामिल हैं। अब ये हंगामा चल गया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसी क्लाइंट के करप्शन में वो सजेशन दे रहा है, साथ दे रहा है, उसको इलीगल एडवाइस दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वकील, एडवोकेट कैसे पकड़े जा सकते हैं? क्या ईडी उसको दबोच सकती है? ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है? और इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। वकीलों ने हंगामा किया क्योंकि डर तो उसमें 1-2 बड़े वकीलों की नहीं है, डर कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को भी है, डर अभिषेक मनु सिंघवी को भी है, क्योंकि जितने भी करप्शन के बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं उसमें वकील की भूमिका इन्हीं लोगों की है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से बचाने के लिए क्या क्या तिकड़म अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं किया, और यहां तक कि केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सीट ऑफर कर दिया। अकेले दिल्ली से तकरीबन 53 करोड़ रुपया, यह दिल्ली सरकार जब अरविंद केजरीवाल की थी तो यह अभिषेक मनु सिंघवी को दिया गया था फीस के तौर पर। यह सरकारें अब पंजाब में शिफ्ट हो गई है तो पंजाब से पेमेंट दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को अभी एक रिपोर्ट आई है कि पश्चिम बंगाल में ये जो घोटाले पर घोटाले चल रहे हैं, उन घोटालों की पैरवी करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए। 65 करोड़ रुपए। ये ऐसे वकील नहीं है जो कि सामान्य क्लाइंट ढूंढते हैं, ये पॉलिटिकल एडवोकेट हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से संपर्क है, सरकारों से पैसे मिलते हैं और उसी के लिए पैरवी करते हैं, भ्रष्टाचार से निकलने के अलग अलग तरीके बताते हैं। इसलिए ममता बनर्जी जो 65 करोड़ रुपया कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पर खर्च की है, वो बंगाल की सरकार के लिए नहीं की है, बल्कि बंगाल के उन मंत्रियों के लिए जो करप्शन में शामिल हैं, उसके लिए केस की पैरवी करवाने, दूसरे मामलों में केस की पैरवी करवाने के लिए इन लोगों को दी है। और यही अभिषेक मनु सिंघवी इससे पहले जब राज्यसभा में थे तो उस समय ममता बनर्जी की पार्टी के सहयोग से ही, कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों की पार्टी के सहयोग से राज्यसभा गए थे। अभी कपिल सिब्बल को देखिए, पहले ये कांग्रेस से राज्यसभा और उसके बाद ये राज्यसभा में अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सहयोग से हैं, उन्हीं की पार्टी का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है। इन लोगों को पॉलिटिकल गलियारे में इधर उधर हर जगह पर जगह मिली होती है। इसलिए शरद पवार का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे का केस अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं। ये करप्शन से लेकर पॉलिटिकल परेशानियों तक हर जगह सरकार बनती है, इनकी सेटिंग शुरू हो जाती है। डर इन्हीं लोगों को लगा और इस डर के कारण इन लोगों ने जजों के साथ जो इनके अच्छे ताल्लुकात हैं उसका उपयोग किया कि नहीं, अगर बड़े बड़े वकीलों को ईडी समन करने लगे इस आधार पर कि उनका क्लाइंट्स जो है करप्शन में फंसा हुआ है और उन क्लाइंट्स की पैरवी कर रहे हैं, तो आपको भी डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट्स ने जो बताया, जो जानकारी है, उसको रिवील करना चाहिए और इसके लिए आपसे पूछताछ की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक कपिल सिब्बल जो इनके क्लाइंट्स हेमंत सोरेन पिछले दिनों ये हंगामा कर रहे थे करप्शन के केस में, जब हेमंत सोरेन को पकड़ा गया था तो कपिल सिब्बल को जब रांची हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार बेइज्जत हुआ क्योंकि केजरीवाल का ग्राउंड लेकर गए थे और तथ्यों को छुपा लिया था। जब जज ने सीधे तौर पर उनसे बोला कि आपने तथ्यों को छुपाया है, तो उसके बाद ये अपना मामला वापस ले लिए। अब इसी बात का डर है कि हेमंत सोरेन का केस
अगर ईडी ने समन किया कि कपिल सिब्बल हाजिर हो क्योंकि आपसे भी कुछ पूछताछ करनी है कि ये इतने बड़े घोटाले में हेमंत सोरेन ने जो चालाकियां की है उसका सूत्रधार तो आप भी हो सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को समन हो कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल का मामला है, ये अरविंद केजरीवाल के मामले में अगर शराब घोटाले में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कीजिए, पूछताछ आपसे भी होगी। ये कई ऐसे केसेस हैं, एक दो की बात नहीं की जा सकती, चाहे नेशनल हेराल्ड हो या फिर शराब घोटाला हो या छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला हो। अभी चैतन्य बघेल जो कि 1000 करोड़ का हैंडलर है, ये भूपेश बघेल का बेटा, वहां भी एक्साइज पॉलिसी घोटाला चला, उसमें भी कपिल सिब्बल ही पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा नहीं ये सेक्शन 50 सेक्शन 63 पीएमएलए के तहत जो लगाया गया है चैतन्य बघेल पर वो गलत है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, अरेस्ट को ही चैलेंज कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाल नहीं गली, आगे सुनवाई होगी। लेकिन अब आफत इन लोगों पर आई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लिया नहीं, वकीलों को समन नहीं दिया जा सकता। अगर समन नहीं दिया जा सकता, इन्वेस्टिगेशन को ऐसे ही लटकाए रखा जाएगा तो फैसले कैसे होंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये बात करते हैं कि नहीं इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लोअर जुडिशियरी हाई कोर्ट के साथ जब इनका टकराव हुआ अपॉइंटमेंट को लेकर डिस्ट्रिक्ट जजों की, तो हाई कोर्ट की तरफ से जब कहा गया कि आप हमारे अथॉरिटी में इंटरफेयर न करें, तो उस समय कहा कि इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं और उस केसेस के निपटाने के लिए हमें जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हो। लेकिन ऐसे मामलों में अगर आप इंटरफेयर करोगे तो आप में भी इंटरफेयर करेगा। 79,000 लगभग 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं और ये वकीलों को जब समन दिया जा रहा है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की तबीयत खराब हो रही है। ये सुओ मोटो लेकर, उस पर संज्ञान लेकर, खुद से संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं ईडी के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी क्लाइंट के भ्रष्टाचार में अगर वकीलों की भूमिका है भी तो उसको समन किया जा सके। लेकिन ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है अभी एडवोकेट और लॉयर ये दोनों के बीच डिफरेंसेस पैदा करिए, क्योंकि लॉयर वो है जो कि क्लाइंट्स की मदद करता है, प्रोफेशनल कंपनी में भी है, वो भी अपने आप को एडवोकेट कह देगा तो क्या उसे समन नहीं किया जाएगा। किसी की केस की पैरवी करने वाला हर व्यक्ति एडवोकेट अपने आप को कहेगा और वो पीछे से उसका सपोर्ट करेगा, उसके फंड डाइवर्जन में मदद करेगा, करप्शन में सहयोग करेगा तो उसे भी बुलाया जाएगा। अभी ये मामला इतना पेचीदा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा तो चल रहा है। सीजेआई बीआर गवई के सामने एक चुनौती है, रिटायरमेंट से पहले वो इन वकीलों के गैंग को कितना सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन अभी हंगामा चल रहा है, सुनवाई आगे होगी और इन सुनवाइयों में पता चलेगा कि जज वकीलों के साथ खड़े हैं या फिर करप्शन के खिलाफ जो सुनवाई चल रही, कार्रवाई चल रही है, उन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के साथ खड़े हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।